Welcome to Easy Chemistry by Aisha Anjum. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने बोहर्स एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करना है। बोहर्स ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में पाए जाने वाले जो डिफेक्ट्स थे उनको रिमूव करने के लिए क्या किया था, अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था। रदरफोर्ड क्या कहता था? रदरफोर्ड कहता था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, मौजूद हैं, ठीक है। कोई उसने स्पेसिफिक उसकी लोकेशन नहीं बताई थी। उसने कहा था कि न्यूक्लियस के गिर्द वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो मैक्सवेल के मुताबिक, मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व कर रहा होता है तो एट लास्ट उसको क्या होता है, साथ साथ वो एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो एट लास्ट उसको गिर जाना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और एटम को कोलैप्स कर जाना चाहिए। लेकिन एटम जो होता है वो कोलैप्स नहीं करता, हम जानते हैं, ठीक है। तो उसके मुकाबले में हमारे पास नील बोहर ने जो पोस्टुलेट्स दिए थे, जो पॉइंट्स दिए थे, वो क्या था? नंबर 1 था हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट एनर्जी लेवल्स। बोहर कहता था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द अपने स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स यानी कि ऑर्बिट्स यानी कि शेल में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और वो अपने स्पेसिफिक लेवल्स में ही क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। जब तक वो अपने स्पेसिफिक लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं, एनर्जी लेवल में या फिर ऑर्बिट में, तो तब तक वो ना ही एनर्जी को एमिट करते हैं और ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब कि वो अपने ज़ाती मकान में रह रहे हैं, ठीक है। उनको कोई भी किराया देने की ज़रूरत नहीं है। तो एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन इट्स ऑन एनर्जी लेवल, इट नेवर गेन्स और लूजेस एनर्जी, ठीक है। अपने घर में रह रहे हैं, अपने एनर्जी लेवल में रह रहे हैं, तब तक उनको कोई भी एनर्जी निकालने की या एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं होती है। और वो एनर्जी लेवल स्पेसिफिकली उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को अलॉट हुए होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन्स को। थर्ड पॉइंट था हमारे पास, द गेन और लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अदर एनर्जी लेवल। अब हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और एमिट भी कर सकते हैं। किस सूरत हाल में? जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर एक एटम है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके गिर्द ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका पहला एनर्जी लेवल है, यानी कि मैं इसको बोलती हूँ ये 1 है। n से हम लोग एनर्जी लेवल को जाहिर करते हैं, n इज इक्वल टू 1 है, और ये जो दूसरा शेल है ये n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। न्यूक्लियस के पास वाला जो शेल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, उससे दूर वाले की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे शेल बाहर की तरफ जाते हैं, दूर होते जाते हैं न्यूक्लियस से, उनकी एनर्जी बढ़ती रहती है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन N1 से, यानी कि पहले शेल से दूसरे शेल में जंप करेगा, इसकी एनर्जी लेट सपोज मैं कहती हूँ 5 जूल है, ठीक है। और जो N2 है उसकी एनर्जी कितनी है? 10 जूल है। अब 5 जूल वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जब उसने 10 जूल वाले ऑर्बिट में जंप करना है तो वो क्या करेगा, एनर्जी को मज़ीद एब्जॉर्ब करेगा। 5 जूल एब्जॉर्ब करेगा, अपनी एनर्जी को 10 जूल बनाएगा, तभी वो 10 जूल वाले एनर्जी लेवल पर जंप कर जाएगा। तो N1 से N2 पे जाने के लिए उसने एनर्जी क्या की है, एब्जॉर्ब की है। अब कुछ टाइम के बाद वही इलेक्ट्रॉन दोबारा से क्या होगा, यहाँ से अपने पुराने वाले शेल में आएगा। जब वो आएगा तो जितनी एनर्जी उसने अगर एब्जॉर्ब की थी, 5 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, तो वो 5 जूल दोबारा से क्या करेगा, एमिट करेगा अपने अंदर से, और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉनिक शेल है, ऑर्बिट है, उसमें जंप कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब भी लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, हायर से लोअर में आता है तो वो एनर्जी को क्या करता है, एमिट करता है, ठीक है।
क्योंकि वो वक्तन फवक्तन एनर्जी को एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है। यही वजह थी कि ये जो स्पेक्ट्रम बनाता है, लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है एटम। तो जो रदरफोर्ड का सेकंड डिफेक्ट था कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं बनाता कोई एटम, उसकी यही वजह है कि जब जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो ही वो एनर्जी को एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। जब वो एनर्जी को एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा तभी उस स्पेक्ट्रम की लाइन विजिबल होगी। ठीक है, इसीलिए लाइन स्पेक्ट्रम हमें नजर आता है। अब ये हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, इसके ज़रिए इस फार्मूले से हम लोग निकालते हैं एनर्जी का डिफरेंस। लेट सपोज E2 हमारे पास एनर्जी है किसकी, अपर शेल की, हायर एनर्जी लेवल की। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैंने n इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो कितनी मैंने शो की थी, यहाँ पर लिखा था 10। ठीक है, और E1 कितनी थी, 5 जॉल। तो इसका मतलब है उसने कितनी एनर्जी, 5 जॉल एनर्जी मजीद एब्जॉर्ब की है, तब ही वो क्या हुआ है, उसने जंप किया है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में। तो एनर्जी डिफरेंस कितना था, दो शेल्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस 5 जॉल का था। जब इलेक्ट्रॉन ने वो 5 जॉल एनर्जी डिफरेंस को क्या कर लिया, अटेन कर लिया, उसको दूर कर दिया डिफरेंस को, तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जंप कर गया। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम, MVR। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम हमें पता है कि मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है, कि इन दोनों के मैस के और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। ये तो लीनियर चीज़ जब मूव कर रही होती है ना, लीनियर पाथ में, तो हम इसको लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, तो इसकी जो मोमेंटम होगा वो MVR एंगुलर मोमेंटम होगा, सर्कल में मूव करने की वजह से। तो एंगुलर मोमेंटम MV के साथ R जो होता है, यानी कि रेडियस, उस सर्कल का जो रेडियस है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो बराबर होता है NH ओवर 2 पाई। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट, ऑर्बिट का मोमेंटम जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो n पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये जो h ओवर 2 पाई है ये तो एक कांस्टेंट फैक्टर है। ठीक है, n जो है वो, अगर मैंने एंगुलर मोमेंटम पहले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट करना है तो मैं 1 लगाऊंगी। ठीक है, मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगी, मैं कहूंगी कि MVR, तो n की जगह पे मैं लगाऊंगी 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर लगाऊंगी h ओवर 2 पाई। h हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, क्या वैल्यू होती है इसकी, 6.625 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोई न्यूमेरिकल यहाँ पर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहती हूँ किसका, सेकंड ऑर्बिट का। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन का जो सेकंड ऑर्बिट में पाया जा रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं MVR इज इक्वल टू लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय, अब मैंने n की जगह पे क्या कर दिया, 2 कर दिया। मीन हमारे पास पहला शेल यानी कि पहला ऑर्बिट या पहला एनर्जी लेवल 1 लिख देंगे। अगर मैंने सेकंड शेल के एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन का, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगी, बाकी पूरा फैक्टर क्या होगा, वही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आती जाती है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज निकल आती हैं। याद रखना है कि ये इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब ये हमेशा होल नंबर में, n जो होगा वो होल नंबर होगा, क्योंकि शेल पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है। ठीक है, 1.5 1.4 या इस तरह से नहीं हो सकता।
तो ये हमारे पास चार क्या थे, इसके मेजर पॉइंट्स थे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के। इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट हम लोग हाइड्रोजन एटम के रेडियस की को फाइंड आउट करेंगे। एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, आज हम लोगों ने ये डेरिवेशन करनी है। हमारे पास बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक हम लोगों ने क्या किया था कि एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन जो एटम है उसको डिराइव किया था, ठीक है। जो ये डेरिवेशन आएगी ये हमारे पास हर उस एटम पे एप्लीकेबल होगा जिसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स पे ये डेरिवेशन एप्लीकेबल होगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये एटम देखते हैं, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन सेंटर में है जिसके ऊपर चार्ज जो है वो क्या है हमारे पास ई होता है, ठीक है। प्रोटॉन के एक ही प्रोटॉन है तो ई इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। जेड यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये डेरिवेशन जो है एप्लीकेबल होगी ऐसे तमाम एटम्स पे जिसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये जेड का नंबर चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में तो जेड का नंबर 1 होगा, लेकिन अगर मैं लिथियम के लिए अप्लाई करूँगी यही डेरिवेशन तो उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो जेड की जगह पे 3 आ जाएगा। इसी तरह से सोडियम पे अप्लाई करूँगी तो 11 आ जाएगा एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो ई है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द क्योंकि रिवॉल्व कर रहा है, तो हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही होती है उस पर एट अ टाइम 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं, ठीक है। एक फोर्स होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होती है जो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है कि हमारे पास अगर कोई भी चीज़ जो है स्ट्रेट मूव करती है तो वो स्ट्रेट ही लीनियर पाथ में ही मूव करती रहेगी, ठीक है, तब तक के जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी नॉर्मली चाहता है कि मैं स्ट्रेट पाथ में मूव करूं और उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। दूसरी फोर्स इस पे जो अप्लाई हो रही है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है, यानी कि फोर्स टूवर्ड द सेंटर। असल में ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर नॉर्मली मूव करेगा तो ये स्ट्रेट मूव करेगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन अपनी जानिब खींचेगा तो ये बजाय स्ट्रेट मूव करने के लिए थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, ठीक है। फिर सेम सिचुएशन क्रिएट होगी कि ये फिर स्ट्रेट मूव करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर हमारे पास न्यूक्लियस इसको थोड़ा सा अपनी जानिब खींचेगा जिसकी वजह से ये फिर कर्व में चला जाएगा और इस तरह से ये काम होता रहेगा और इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा। अब हमारे पास क्या है कि ये इसी डायग्राम को हम लोग माइंड में रखते हुए डेरिवेशन की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। कौन सी? सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। 2 ऑपोजिट चार्जेस की फोर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल रहती है तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है। तो हमारे पास यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो उसको Fe से जाहिर करते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को Fc से हम लोगों ने जाहिर किया हुआ है। हम लोग कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे? फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन केस ऑफ एटम, यानी कि ये हम एटम को स्टडी कर रहे हैं ना हाइड्रोजन के, तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑपोजिट चार्जेस की, उसकी वजह से यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल इज प्रोवाइडेड बाय कूलम्स लॉ। अब हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि वो 2 ऑपोजिट चार्जेस की वजह से पैदा हो रही है, तो यहाँ पर कूलम्स लॉ अप्लाई होगा। कूलम्स लॉ भी हमारे पास 2 चार्जेस पे अप्लाई होता था, ऑपोजिट चार्जेस पे, जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। एक उनके दरमियान रेडियस r लिया जाता था, ठीक है। आपको याद होगा ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि 2 चार्जेस हैं जो कि क्या करते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, उनके दरमियान रेडियस क्या है? r है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखते थे? हम लोग लिखते थे कि Fe इज इक्वल टू K Q1
Q2, ठीक है, इसको हम लोग Q1 बोलें, इसको Q2 बोलें, ओवर आर स्क्वायर इसको लिखा जाता है। तो K हमारे पास इक्वल होता है, ये हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये K की वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि FE हमारे पास क्या हो गया, K Q1 Q2 ओवर K की जगह यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब Q1 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और Q2 हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है, कोई भी है। तो Q1 अगर मैं कहती हूँ प्रोटॉन है तो उसका चार्ज ZE लिया गया था, और Q2 हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो भी E है। तो यहाँ पर Q1 Q2 किसके इक्वल हो गया, ZE इंटू E ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन में, यानी कि दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होती हैं तो ही सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस सबको मैं इरेज कर लेती हूँ ताकि एक ही जगह पे सारी डेरिवेशन हम लोग निकाल सकें। तो हम कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के, कुछ भी आप लिख दें, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल है सेंट्रीफ्यूगल के या सेंट्रीफ्यूगल इक्वल है सेंट्रीपिटल के। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो mv² ओवर r होता है, इज इक्वल टू ये वाली यहाँ पर हमारे पास निकली है Z E इंटू ई है, तो मैं ZE² लिख देते हैं ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक। अब मैं क्या करती हूँ, इसको क्रॉस कर लेती हूँ, इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, mv² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, ZE² R, ठीक है। तो ये स्क्वायर इस R से कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास इस R को यहाँ पर छोड़े और बाकी सारी टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो हम कहेंगे कि R इज इक्वल टू ZE² ओवर mv² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास रेडियस की एक इक्वेशन सामने आई है, लेकिन इसमें हमारे पास ये जो वेलोसिटी है ये अननोन है। अब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स यानी कि रेडियस भी नहीं मालूम और वेलोसिटी भी नहीं मालूम, वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम उससे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो हम लोगों को ये वेलोसिटी की टर्म यहाँ से किसी तरह से ख़त्म करनी है। इस वेलोसिटी की टर्म को ख़त्म करने के लिए मैं कौन सी इक्वेशन यूज़ करूँगी, नील बोहर का जो हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम वाला 4th पॉइंट पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू नील बोहर हम लोग क्या कहते हैं कि MVR यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है NH ओवर 2 पाई, ठीक है। तो मैंने वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, मैं M और R को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो हम कहते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई, M और R इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें मैंने वेलोसिटी की टर्म की जगह पे पुट करनी है ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे mv² चाहिए ना, v² चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इस होल इक्वेशन का स्क्वायर ले लूँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v² इज इक्वल टू n² h² ओवर 4 पाई स्क्वायर m² r², ठीक है। अब हम लोग क्या कर दें, इसको पुट कर दें इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, R इज इक्वल टू ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं इसको पहले लिख लूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, M लिख लूँ
वी स्क्वायर की जगह पे मैंने ये वाली पुट करनी है वैल्यू, ठीक है। तो वी की जो एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड के नीचे डिवाइड आ रहा है, तो ये पूरी की पूरी टर्म ऊपर चली जाएगी, तो आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन के इस तरफ भी आ रहा है और इक्वेशन के इस तरफ भी आ रहा है, तो मैं इस आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आती हूँ। मैं कहती हूँ आर ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इधर नीचे आ चुका है, ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर से कट गया, तो मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर आर, ठीक। तो 1 ओवर आर किसके इक्वल है, जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। मैंने आर की वैल्यू रेडियस निकालना है ना, तो आर इज इक्वल टू उलट जाएगी, क्या हो जाएगा 4 पाए एप्सिलॉन नॉट एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर। अब इसमें जो जो टर्म कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर लें, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर जेड ई स्क्वायर पाई और एम, ये आ गया हमारे पास रेडियस की डेरिवेशन। अब हम लोग मूव करते हैं कि हम इसमें से किस तरह से वैल्यूज को पुट करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आर यानी कि रेडियस हमारे पास निकला है हाइड्रोजन एटम का, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर जेड ई स्क्वायर पाई एम। अब इसमें ज़रा देखें कि हमारे पास एन क्या होता है, हमारे पास शेल नंबर, ठीक है। और z हमारे पास क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए निकाला है, तो z इज इक्वल टू अटोमिक नंबर 1 आएगा। तो मैं कहती हूँ कि r इज इक्वल टू मेरे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर z की जगह 1 आना है, तो e स्क्वायर पाई और m। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है हाइड्रोजन के लिए। अब इसमें हमारे पास ये हमें क्या बता रही है, देखिए एप्सिलॉन कांस्टेंट वैल्यू होती है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, ई जो है वो चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो कि सेम होता है, हमें वैल्यू मालूम होती है, पाई की वैल्यू मालूम होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है। तो हमें सवाए ये जो एन का नंबर है, इसके अलावा बाकी ये सारा कुछ क्या है, कांस्टेंट है। मैं अगर लिख लेती हूँ इसको कि आर ए नॉट, ये मैंने एक कांस्टेंट लिख दिया और ये हमारे पास क्या आ गया है, वेरिएबल, ठीक है। अगर मैंने पहले शेल का रेडियस मालूम करना है तो मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगी। अगर मैंने दूसरे शेल का रेडियस फाइंड आउट करना है तो n इज इक्वल टू 2 पुट होगा एंड सो ऑन। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि a किसके बराबर है, a नॉट इक्वल है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर पाई एंड एम। जी स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.84 इंटू 10⁻⁻12। प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल है 6.625 इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड। जो चार्ज है हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे सेम होता है, ठीक है, बस सिर्फ चार्ज मुख्तलिफ होता है, ऊपर मैग्नीट्यूड सेम होता है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.14
और mass ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 into 10⁻³ किलोग्राम है। तो ये सारी वैल्यूज़ को अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, A नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 8.84 into 10⁻⁻12, प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास 6.625 10⁻34 ओवर जो हमारे पास चार्ज होता है वो होता है 1.6 into 10⁻⁻19 स्क्वायर, ठीक है। पाई होता है 3.14 और मैस होता है हमारे पास 9.11 into 10⁻⁻31। तो इस सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 5.29 into 10⁻⁻11, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, मैं इस डेसिमल पॉइंट, इस पॉइंट की वैल्यू को अरेंज करूं और ये यहाँ से यहाँ पर मूव कर जाए तो 0.529 into 10⁻⁻10 हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल पॉइंट जब पीछे गया है तो यहाँ पर एक नंबर ऐड होगा तो -10 हो जाएगा और हमें पता है 10⁻⁻10 इक्वल होता है 1 एंगस्ट्रॉम के। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू क्या बन गई है 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो हमारे पास जो ए नॉट होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, ये आई है, ठीक है ना। ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आई है। अब हम लोग आराम से, अगर मैंने क्या करना है, हाइड्रोजन के पहले शेल का रेडियस फाइंड आउट करना है, तो मैं ए नॉट में क्या वैल्यू पुट करूंगी 0.529 इंटू पहला शेल है ना, तो n की जगह 1 किया, इसको स्क्वायर किया, तो मेरे पास यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास न्यूमेरिकल आता है कि फाइंड रेडियस ऑफ सेकंड शेल, ठीक है, तो मुझे सिंपल क्या करना है, और अब सेकंड शेल का फाइंड आउट करना है ना, तो ए नॉट एन स्क्वायर यही है मेरे पास। इसमें मैं कांस्टेंट की वैल्यू वही डालूंगी, एन मेरे पास सेकंड है तो 2 पावर 2, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 2.11 एंगस्ट्रॉम। तो स्टूडेंट, हमारे पास एट द एंड क्या बात हम लोगों को पता चली कि जो रेडियस होता है उसका डायरेक्ट लिंक होता है शेल के नंबर के साथ। शेल का नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है रेडियस, ठीक है। मतलब हमारे पास अगर शेल का नंबर बढ़ता जाएगा तो रेडियस भी क्या होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। जितना दूर होगा शेल उसका रेडियस उतना ज़्यादा होगा। ये एट द एंड हमारे पास कंक्लूड हो रहा है। If this video is helpful for you, then like the video and subscribe my channel.